प्रदर्शनी का आकार दे दिया। इस नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले डाल लेते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड के बोकारो और गुमला में विशाल जनसभा। पीएम ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछले साल में जेएमएम सरकार ने किया है केवल लूटने का काम। राज्य में अवैध घुसपैठ को भी बनाया निशाना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। कहा, हमारा गठबंधन है महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने वाला गठबंधन। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने भी जारी किया अपना घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमवीए के घोषणा पत्र को बताया महाराष्ट्र की प्रगति पर आधारित। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई। शनिवार को सोपोर में एक आतंकी को ढेर करने के बाद किश्तवाड़ में भी शुरू किया ऑपरेशन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कैनबेरा में दूसरा T20 मैच आज। 4 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गुमला में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में अवैध घुसपैठ को निशाना बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा की सरकार बनानी होगी। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के बोकारो में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम की रैली को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आयोजन स्थल तो खचाखच भरा ही हुआ था, साथ ही सड़कें भी लोगों से पटी हुई नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनाव प्रचार पर हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के रांची में आगमन से पहले क्षेत्रों का दौरा किया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जनता प्रधानमंत्री के आगमन की खुशी में उत्साहित है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सफाई कर्मियों से भी मुलाकात की। झारखंड और रांची मोदी जी के आगमन से प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। मोदी जी जनता के दिल में बसते हैं और जनता बेताब है उनका स्वागत करने के लिए। यहाँ अभूतपूर्व स्वागत होगा, ऐतिहासिक स्वागत होगा। यहाँ का बच्चा बच्चा मोदी जी का स्वागत करना चाहता है। सफाई कर्मी भी केवल सफाई कर्मी इसलिए सफाई नहीं कर रहे, वो मोदी जी को हृदय से प्यार करते हैं, उन्होंने बताया, और पूरी प्रसन्नता के साथ स्वच्छता के अभियान में लगे। वो भी मोदी जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड के रांची जिला परिषद के तमार ब्लॉक स्थित पेडियाजी गांव में चुनावी जनसभा कर मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष सेलार, विनोद तावड़े,
सुधीर मुंगटीवार, राव साहेब दानेव मौजूद रहे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लाडली बहन योजना जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने की भी बात कही। भवांतर स्कीम के तहत 2100 रुपए देने की बात कही और लखपति दीदी की संख्या 11 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाएगी। संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी किया। इस बीच कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि घोषणा पत्र महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आधारित है, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा पत्र में बताया कि हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में युवाओं को महीने में 4,000 रुपए देने का जिक्र किया। साथ ही योग्यता के अनुसार काम भी दिया जाएगा, ऐसा कहा। नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते। जहाँ नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की महाअघाड़ी नेताओं से मांग का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। राज्य में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। अमित शाह ने उलेमा बोर्ड के मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की मांग का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र की जनता से पूछा कि क्या वो SC, ST, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुसलमानों को देने के पक्ष में है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही उलेमा बोर्ड इसका वादा भी कर दिया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके लिए उलेमा बोर्ड को सहमति पत्र दिया है। उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं? क्या
ST, SC, OBC, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के लोग चुनाव में बहुत सारी गारंटी देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की गारंटी झूठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की गारंटी है। महाविकास अघाड़ी ने ढेर सारी गारंटियां दी है, परंतु अभी अभी खड़गे जी जरा सच बोल गए, इनसे राहुल बाबा नाराज हो। खड़गे जी ने कहा कि भाई वादा करो तो जरा पूरा हो सके ऐसा वादा करो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने मुंबादेवी विधानसभा सीट से महायुति की उम्मीदवार शाइना एनसी को अपना समर्थन दिया। कुमारवाड़ा के राम मंदिर हॉल में मनसे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मुंबादेवी विधानसभा में महायुति को समर्थन देने का फैसला किया। शाइना एनसी ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा और माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। देख सपाई, बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी आप, यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। प्रोडक्शन हाउस है ये, यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके CEO अखिलेश यादव हैं। लोकसभा उपचुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड पहुंची। वायनाड में उन्होंने कहा कि मैं ईसाई समुदाय की मांगों के लिए लड़ूंगी और उनसे चर्चा करूंगी। साथ ही लोगों से मिले प्यार और स्नेह के लिए प्रियंका गांधी ने आभार व्यक्त किया। People have given me a lot of love and affection. I'm very grateful to it, for it, and I've been very happy campaigning here. So I've been meeting them. I've been meeting many people from the Christian community. I will fight for their demands just as I am fighting for everybody else. I will discuss with them, understand properly, and I will also support them, obviously. जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर इस इलाके में आतंकियों के छुपे होने की खबर है। ये आतंकियों का वही ग्रुप है जिसने 2 दिन पहले किश्तवाड़ में 2 निर्दोष ग्रामीणों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी।
भारतीय स्टील निर्यात में शानदार उछाल आया है। अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले 11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो स्टील निर्माण में सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है। इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में भारत ने 4.4 मिलियन टन स्टील का निर्यात किया, जो कि सितंबर में 4 मिलियन टन था। इस वित्त वर्ष में भारत का स्टील उत्पादन 8% की वार्षिक वृद्धि के साथ 152 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बढ़ते शहरीकरण और निर्माण गतिविधियों में वृद्धि से भी स्टील उत्पादों की मांग बढ़ी है। विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ निस्तारण से 2,364 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने को प्रधानमंत्री ने सराहनीय बताया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्रशंसनीय कुशल प्रबंधन और सक्रिय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने से इस प्रयास के अच्छे परिणाम मिले हैं। ये दर्शाता है कि कैसे सामूहिक प्रयासों से स्वच्छता और आर्थिक विवेक दोनों को बढ़ावा देकर स्थायी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा 2021 से 24 के दौरान चलाए गए विशेष अभियानों में कबाड़ के निस्तारण से 2,364 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान 4.0 भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान है। स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान है और इसमें कई बेहतरीन अभ्यास एवं उपलब्धियां देखने को मिली हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विशेष अभियान के तहत 5.97 लाख से अधिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए और इसके परिणाम स्वरूप प्रभावी कार्यालय उपयोग के लिए 190 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 4.0 के तहत केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों में आई कमी की सराहना की, जिसमें अधिकांश मंत्रालयों विभागों ने 90 से 100% लक्ष्य हासिल किए। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरे वर्ष विशेष अभियान 4.0 की गति को जारी रखने और इसे जीवन का तरीका बनाने का आह्वान किया। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ और जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय युवा एवं खेल और श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया माय युवा भारत स्वयंसेवकों के साथ पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा का मकसद बिरसा मुंडा की विरासत और देश के विकास में आदिवासी समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करना है। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक माई युवा भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। ये पदयात्रा कोमोडो गांव से शुरू होगी और लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रणजीत स्टेडियम में समाप्त होगी। इसके अलावा इस मौके पर कार्यक्रम भारत की आज़ादी में आदिवासी नेताओं के योगदान को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक प्रदर्शनी और आदिवासी विरासत की समृद्धि को उजागर करने वाले नृत्यों का भी आयोजन किया जाएगा। ये पदयात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम पहल के अनुरूप वृक्षारोपण के साथ शुरू होगी। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय की ओर से जारी www.mybharat.gov.in पोर्टल पर देश के युवा रजिस्ट्रेशन कर कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियां सफल साबित हो रही हैं। पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चलित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने और इसे अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिस वजह से बीते कुछ महीनों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ईवी के जरिए कैसे बेहतर सड़क, हवा और बेहतर पर्यावरण का निर्माण किया जा सकता है, इसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चलित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है। ऐसा मैं कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए जो ईवी सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS और PM E-ड्राइव योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से इस वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़कर 5,71,411 यूनिट हो गई है। इस दौरान ई रिक्शा और ई कार समेत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री 1164 यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि L5 कैटेगरी में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री 71,501 यूनिट तक पहुंच गई है। आने वाले समय में योजनाओं के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के जितने भी स्कीम्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए PM ई बस सेवा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम, PM E-ड्राइव, PLI स्कीम, तमाम तरह के सबों का प्रेशर यही है कि धीरे धीरे लोग जो हैं उस ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़े। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को भी चलाकर देखा। इलेक्ट्रिक वाहन जहां पर्यावरण अनुकूल हैं, वहीं इनके जरिए प्रदूषण को कम करने में भी इनकी भूमिका कारगर साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहन हर तरीके से हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आएंगे और भारत अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को बढ़ाते हुए नजर आएगा। मुकुल शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच नए घटनाक्रम में कतर ने इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। कतर का कहना है कि दोनों पक्ष पूर्ण विश्वास के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम पहला मैच जीतने के बाद 4 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। पहला मैच अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने की रहेगी। पहले मैच में शतकीय पारी खेलने वाले संजू सैमसन एक बार फिर अपने बल्ले से चमकने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे। वहीं शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों से भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। संजू सैमसन ने डरबन में खेले गए पहले T20 में शतक लगाया था और वे लगातार 2 T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ने T20 विश्व कप 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि उसके बाद से दोनों टीमों के प्रदर्शन में काफी अंतर देखने को मिला है। 3 बड़े खिलाड़ियों की रिटायरमेंट के बावजूद सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में युवा भारतीय टीम ने T20 में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम T20 मुकाबलों में 11 मैच से विजय रथ पर सवार है। इसमें जिम्बाब्वे, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में जीत शामिल है। भारत ने इस साल 23 T20 मैच खेले हैं और उसमें से 22 जीते हैं। भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में जुलाई में हार का सामना करना पड़ा था। T20 इंटरनेशनल में भारत का सर्वश्रेष्ठ विजय अभियान 12 मैच का है और आज का मैच जीतकर भारत के पास बराबरी करने का मौका है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व कप फाइनल के बाद से संघर्ष कर रही है। टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आयरलैंड के खिलाफ उनकी सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका की टीम एक यूनिट के तौर पर खेलने में नाकाम रही है।
अब देखना होगा कि आज होने वाले मैच में भारतीय टीम अपना विजय अभियान बरकरार रखती है या फिर दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज को बराबरी पर लाने में कामयाब रहती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।